नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री अपडेट डिजिटल ई प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, भूचाल का जो 7वां टेस्ट है वो आज हो चुका है। इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए, जिसके अंदर राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इससे रिलेटिव क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। तो करते हैं कि जो प्रश्न है उसका सोल्यूशन। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। तो प्रश्न है राजस्थानी भाषा से संबंधित। भाषा व साहित्य नाम का एक चैप्टर रहता है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है जो राजस्थानी भाषा है उसका जो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने किया था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। अब एक चीज याद रखिएगा, जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थान शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। इनकी पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन साहब ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था, इस राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया था। और सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर इन्होंने राजस्थानी भाषा को 4 भागों के अंदर क्या किया था, विभाजित किया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ये भी भाषा और साहित्य नाम का आपका जो एक चैप्टर है कल्चर के अंदर उससे रिलेटिव है, जो कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया एक महान जो कवि समझ लीजिए, साहित्यकार समझ लीजिए, ये हुए राजस्थान की भूमि के। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में सत्य कथन का चयन करना। आपको 3 कथन दे रखे आपको, तीनों में से कौन से ऐसे कथन है जो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में मैच कर रहे हैं। तो इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में, बिल्कुल सही बात है। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म राजस्थान का जो सुजानगढ़ क्षेत्र चूरू जिले में पड़ता है उसके अंदर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल राइट है। राजस्थान के अंदर जो पत्रकारिता है उसका जो विषम पितामह है वो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है कन्हैयालाल सेठिया को। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में, 2000, ठीक है। तो ये भी इसका क्या, 2012 में इन्हें क्या दिया गया था, राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था। 2004 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था कन्हैयालाल सेठिया को। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कन्हैयालाल सेठिया ये वही हैं जिनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है लीलटास है, धरती दोहराली है, उसके बाद में जो राजस्थान माइड्रो हेलो करके से राजस्थानी भाषा को क्या है, जो राजभाषा का दर्जा देने के लिए वर्तमान में एक प्रोग्राम चल रहा है माइड्रो हेलो नाम से। तो वो भी ग्रंथ किसने लिखा था, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था। तो ऐसे हमारे जो कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के साहित्यकार है, तो इनके बारे में ये प्रश्न था। ये सभी जो कथन है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, तोतले बच्चों के संरक्षक के रूप में कौन विख्यात है। तोतले बच्चों के संरक्षक के रूप में मित्रों कौन से लोक देवता अपने प्रसिद्ध है, वो है पनराज जी। वैसे देखें तो आजकल वर्तमान के अंदर जो सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है देवता की, तो वो कौन से है, पनराज जी है। पनराज जी तोतले बच्चों के संरक्षक कहलाते हैं। लेकिन अब तो क्या, जो सही तरीके से बोलते हैं वो भी बीच बीच में क्या करते हैं, तोतली आवाज के अंदर, जैसे मेरे बाबू ने थाना थाया, तो ये क्या है, जो तोतले बच्चों के संरक्षक है तो वो पनराज जी कहलाते। तो इनकी ओट में जाना चाहिए, हो सकता है वो थाना है वो खाना हो जाए। तो अगला देखिए, अगला है जामोजी। जामोजी के बारे में असत्य कथन कौन से, 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है जामोजी से रिलेटिव कौन सा कथन है वो सत्य है। जामोजी के गुरु गोरखनाथ जी कहलाते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। अब आपके माइंड में प्रश्न आता होगा, भाई गोरखनाथ जी तो जामोजी से बहुत पहले के टाइम में थे, फिर ये इनके गुरु क्या कहलाते हैं। भाई गुरु तो वो था प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान लिया होता है, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने इनको गुरु है। जिस प्रकार से आपने महाभारत के अंदर देखा था, जो एकलव्य था उसने अंगूठा काट कर दिया था द्रोण को। द्रोणाचार्य के वो शिष्य नहीं था, लेकिन उन द्रोणाचार्य की मूर्ति थी उसको ही अपना गुरु माना था, और उसने क्या किया, जो अपनी प्रैक्टिस थी वो गुरु को देकर की थी। उसी प्रकार जामो जी वो किसको गुरु मानते थे, गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते थे। ये बात सही है। जामो जी को उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं, सात्री कहलाते हैं। और जामो जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के मुकाम बीकानेर में हुआ था। याद रखिएगा, जामो जी का जन्म वो तो भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी को होता है, बट इनका जो जन्म है वो मुकाम बीकानेर में नहीं होता है, इनका जन्म होता है पिंपासर ग्राम नागौर के अंदर। 1451 ईस्वी पिंपासर नागौर के अंदर इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन का जन्म होता है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। इसलिए एक कथन और बी कथन, क्या हो जाएगा इसका सही, ए व बी। तो इस प्रकार से ये तीसरा कथन सही है। जामो जी को गूंगा केला संत भी कहा जाता है। इन्हें 29 नियमों से संबंधित है कि इन्होंने संप्रदाय भी चलाया था, विष्णुवी संप्रदाय। इस प्रकार से ढेरों सारी इनकी क्या है विशेषताएं और इनके बारे में चीजें लिखी गई, वो आप लोग क्लासरूम में डिटेल से बात करेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहेगा सत्य अमावस्या का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है। सत्य अमावस्या का त्योहार है, राजस्थान के मेले व त्योहार नाम का टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न है। तो सत्य अमावस्या का त्योहार है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद अमावस्या को।
भाद्रपद अमावस्या को राजस्थान के अंदर सती अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। अब सती शब्द आ गया, तो सती शब्द क्या है, वर्तमान में तो सती प्रथा बंद है, जिससे रानी सती है, रानी सती है वो क्या है, सती, जो रानी सती को सतियों की देवी कहा जाता है। जिसे राजस्थान की आपसे पूछे सतियों की सारी डिटेल सुनिए। राजस्थान की प्रथम सती पूछे तो घंटियाला शिलालेख जोधपुर के अकॉर्डिंग सेनापति रेणुका की पत्नी जिसका नाम था संपन्न कंवर, ये राजस्थान की प्रथम सती कहलाती है। राजस्थान की अंतिम सती पूछे तो दिवराला गांव सिक्कर की निवासी रूप सिंह या फिर माल सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था रूप कंवर, वो क्या कहलाती है, राजस्थान की अंतिम सती कहलाती है। 1987 के अंदर रानी सती का जो मेला लगा था उसके अंदर वह सती हुई थी। उसके बाद में राजस्थान में सती प्रथा ये क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। राजस्थान की एकमात्र महासती, महासती कौन कहलाती है, उमादे कहलाती है। महासती का मतलब होता है ऐसी महिला जो अपने पति की चिता के साथ में न जलकर वो क्या होती है, उसकी कोई निशानी के साथ में जो उसकी याद के अंदर जो जलती है वो क्या कहलाती है, महासती। इसलिए राजस्थान की एकमात्र महासती कौन कहलाती है, राव मालदेव की पत्नी उमादे कहलाती है, जो अजमेर के अंदर उसकी निशानी के साथ में सती हुई थी। लेकिन राजस्थान की एकमात्र आसती है, आसती कौन कहलाती है, घेवर माता कहलाती है, जिनका जो सती हुई थी वो राजसमंद झील के किनारे हुई थी। आसती का मतलब होता है ऐसी महिला जिसका रिश्ता तो तय हो रखा है लेकिन विवाह नहीं हो रखा है, तो उसके बाद में वो क्या हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो आसती होती है। राजस्थान की एकमात्र मां सती वो कहलाती है केसर कंवर, जो अपने पुत्र की याद के अंदर क्या होती है, सती होती है। इसलिए मैंने आपको 4 से 5 बता दिया। राजस्थान की जो प्रथम सती है वो तो कहलाती है सेनापति रेणुका की पत्नी जिसका नाम था संपन्न कंवर। राजस्थान की अंतिम सती कहलाती है वो मोहन सिंह या फिर माल सिंह पत्नी जिसका नाम था रूप कंवर। राजस्थान की जो एकमात्र महासती है वो कहलाती है उमादे। राजस्थान की एकमात्र महासती वो कहलाती है केसर कंवर। और राजस्थान की एकमात्र आसती वो कहलाती है घेवर माता। तो ये क्या हो गया, सत्य अमावस्या के बारे में है। सत्य अमावस्या त्योहार आता है भाद्रपद अमावस्या को। तो उम्मीद आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न डन है। अब देखिए, निम्नलिखित में से ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। राजस्थान में ढेरों सारी जनजातियां हैं, मुख्यतः तो कितनी है, 12 जनजातियां। इनमें से मुख्यतः पाई जाती है 8 जनजातियां। तो मीणा, भील, ग्रास्य, सेरिया से लेकर अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें से एक जनजाति का नाम रहेगा ग्रास्य जनजाति। ग्रास्य जनजाति के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम है गोलू मामो ज्वारा में कूदा। तो इसमें से 7-8 नृत्य किनके, ग्रासियों के। जैसे सबसे पहले देखिए गोलू मामो, तो गौर नृत्य हो जाएगा, लूर नृत्य हो जाएगा, ज्वारा नृत्य हो जाएगा, वालर नृत्य हो जाएगा, रायण नृत्य हो जाएगा, और उसके बाद कूद नृत्य हो जाएगा और कूदा तो दाई नृत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रास्य जनजाति के निम्नलिखित बहुत सारे इसके नृत्य हैं। तो गोल नृत्य भी इनका हो जाएगा, मंगल भी हो जाएगा, वालर भी हो जाएगा, कूद भी हो जाएगा और रायणी भी हो जाएगा। इस प्रकार से 5 इनके क्या कहलाते हैं, ये 500 के 500 ग्रासियों के नृत्य, ABCDE। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के जितने भी है, जैसे भीलों की क्या ट्रिक होती है, शहरियों की क्या ट्रिक होती है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बताना भीलों की और शहरियों की क्या ट्रिक मैंने आपको बताई थी। कमेंट जरूर करोगे एक बार जो ये मैंने बात बोली है अभी। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर, जो राजस्थान के कल्चर के अंदर जो वेशभूषा नाम का टॉपिक है वहां से है। तो जसवंत शाही, चूड़ा शाही, शाहजही और मांडव शाही पगड़ियां, इतनी प्रकार की जो पगड़ियां हैं, इतनी प्रकार की पगड़ियां राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। तो ये सारी पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये सारी जो पगड़ी है वो कहाँ की हो जाएगी, जोधपुर की। अब सुनिए, पगड़ी क्या होती है, पगड़ी मान मर्यादा पर आधारित एक है, क्या होती है, वेशभूषा होती है। और जो पगड़ी होती है उसको, पगड़ी को बांधने वाला बंधारा कहलाता है। लेकिन जब मेवाड़ के अंदर जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, छापदार बोलते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पगड़ियां वो कहाँ की प्रसिद्ध कहलाती है, वो कहलाती है मेवाड़ की। मेवाड़ के अंदर ढेरों सारी पगड़ियां चलती है, जिसके अंदर आप उदय शाही पगड़ी पढ़ोगे, जसवंत शाही पगड़ी, जसवंत शाही नहीं, उदय शाही पगड़ी पढ़ोगे, प्रताप शाही पगड़ी पढ़ोगे, अमर शाही पगड़ी पढ़ोगे। तो ढेरों सारी पगड़ी है, स्वरूप शाही। उसमें से जो सबसे जो राजस्थान की जो सबसे बड़ी पगड़ी है, या फिर राजस्थान की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो कौन सी है, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसको पगड़ियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। और पगड़ियों के ऊपर जो बांधने वाले जो उसके आभूषण होते हैं, जिसके अंदर तुर्रा आभूषण है, कलंगी आभूषण है, सिर पेंच है, उसके बाद में दुगदुगी है, तो ये क्या कहलाते हैं, पगड़ी के आभूषण कहलाते हैं। और उसके बाद में याद रखना जो अटपटी पगड़ी है, अटपटी पगड़ी जो मेवाड़ की जो चित्रकला है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किस पगड़ी का हुआ है, अटपटी पगड़ी का हुआ है। तो अटपटी पगड़ी, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पाई जाती है। तो जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, शाहजही, मंडप शाही, ये पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, जोधपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ये राजस्थान की जो लोकवाद्य यंत्र, वहां से प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जोड़ा है वो क्या असुमिलित है। 4 जोड़े दे रखे हैं, इनमें से आपको एक गलत जोड़ा बताना है भाई कौन सा जोड़ा है। तो वाद्य यंत्र नाम का टॉपिक है। आपको अगर आप सुपरवाइजर के अलावा भी अगर आप किसी की तैयारी करते हो और आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जो वाद्य यंत्र है इस प्रकार का टॉपिक है, इसको अगर आपको कवर करना है तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। एक तो होता है तत्वाद्य यंत्र, एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र, एक होता है अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, एक होता है अपना ये ताल वाद्य यंत्र।
इनमें से आपको इनके बारे में देखना है। तत् किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पहले ये बात है भाई वाद्य यंत्र बोलते किसको, जिससे स्वर की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्र बोला जाता है। और तत् वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर तारों से क्या होती है, स्वर की उत्पत्ति होती है। सुशीर वाद्य यंत्र जिसको फूंक मार कर बजाया जाए वो क्या कहलाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कई होते हैं जो एक भाग के ऊपर क्या होता है, चमड़ा मटा हुआ होता है, उस चमड़े के ऊपर आप लोग ठोकते बीटते तो वहां से क्या होती है, स्वर की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने देखा एक खड़ताल होती है और एक आपने देखा मंदिरें होती है, तो इनको आपस के अंदर जैसे बजाते हैं तो क्या होता है, उनसे भी उत्पत्ति होती है। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इनके बारे में आपको इतना याद रखना है भाई किस वाद्य यंत्र की क्या परिभाषा होती है और कौन कौन से वाद्य यंत्र किस प्रकार के है। तो बस इतना सा टॉपिक आपको याद रखना है, डिटेल में मत जाना। घन वाद्य यंत्र है, घनवंतर ये खड़ताल ये भी सही है, अवनत पखावज कहलाता है। सुशीर वाद्य यंत्र मोरचंग हो जाएगा। तत्वाद्य यंत्र गुरालियो याद रखिए, गुरालियो कभी भी तत्वाद्य यंत्र नहीं है, गुरालियो कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब हो जाएगा इसको फूंक मारकर बजाया जाता है। कालबेलिया जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ये कौन सा प्रचलित है, गुरालियो वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है, जो मेवाड़ वाला जो आदिवासी क्षेत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा, ये गुरालियो नहीं होगा, ये कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है, 4 नंबर है। ओके, डन 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 डन। अब 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है, राजस्थान को वैज्ञानिक नाम कब दिया गया था, राजस्थान को वैज्ञानिक नाम कब दिया गया था। 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको जैसा कि पता है जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हो गया था। 7 चरणों में इसका क्या होता है, एकीकरण समाप्त होता। अलग अलग चरण के दौरान अलग अलग राजस्थान को नाम दिया था। जैसे जो इसका प्रथम चरण था उसके अंदर इसको मत्स्य संघ नाम दिया था। दूसरे चरण के अंदर इसको पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ दिया था। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान दिया था। चौथे चरण के अंदर इसको वृहद राजस्थान दिया था। 5वें में संयुक्त वृहद राजस्थान दिया था। 6ठे के अंदर इसको राजस्थान और 7वें के अंदर फिर इसको राजस्थानी नाम दिया था। इस प्रकार से 7 चरण है वो अलग अलग टाइम पीरियड में। तो जो 6ठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दौरान इसको क्या होता है, 6ठा चरण 26 जनवरी 1950 को, इस दौरान राजस्थान शब्द को क्या दिया गया था, वैज्ञानिक नाम दिया गया था। और राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का अधिकांश जो वर्गीकरण है, जो एकीकरण है, वो 30 मार्च 1949 को जब चौथा चरण शामिल हुआ था। तो जो भारत के जो क्या बोलते हैं इसको एकीकरण था, एकीकरण के अंदर जो रियासती विभाग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ पटेल ने। उन्होंने क्या कर दिया, हस्ताक्षर करके मोहर मार दी थी कि राजस्थान को लगभग क्या इसके अंदर शामिल हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, छठा चरण है, उसके अंदर इसको मान्यता दी थी। 10वां प्रश्न, आज स्पीड से ज्यादा करवाया जा रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी आपको एग्जाम भी नजदीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इसको जल्दी जल्दी क्या होगा, खत्म किया जाए। तो देखिए निम्नलिखित युगों में से ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। यानी कि आपका जो टॉपिक है स्थिति और विस्तार, उसके अंदर आप एक तो पढ़ते हैं लोकेशन, एक आप पढ़ते हो विस्तार, जिसके अंदर 5 राज्यों के साथ में सीमा बनती है, अलग अलग प्रकार की सीमाएं लगती है, और एक देश पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले जो क्या है, इस राजस्थान के ऐसे कितने जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे। जैसे देख लीजिए राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के अंदर क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के, जैसे ये हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला इधर पंजाब से भी बना रहा है, और इधर कौन सा हरियाणा है, इधर कौन सा राज्य, हरियाणा से भी बना रहा है। इधर ये राज्य पड़ता है जिसका नाम है भरतपुर इधर हरियाणा से भी बना रहा है और इधर यूपी से भी बना रहा है। इधर एक धौलपुर, तो हाँ धौलपुर नहीं हुआ। इधर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बांसवाड़ा क्या करते हैं, इधर गुजरात से भी बनाता है और इधर कौन से, मध्य प्रदेश से भी बना रहा है। इस प्रकार से राजस्थान के क्या 3 से 4 प्रकार के ऐसे जिले जो क्या करते हैं, 2 जिलों के साथ में सीमा बना रहे हैं। तो जो किसी 2 राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं तो भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर है लेकिन धौलपुर नहीं बनाते, 2 जिले गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं होगा, बाड़मेर और बांसवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़, जो किसी राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। सॉरी भैया इसका थोड़ा सा ये नहीं होगा, सॉरी अच्छा 2 बार सीमा है, चलो थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, 2 बार सीमा बनाते हैं। अब दोबारा सुनिए, कोई बात नहीं भाई, गलती होती है इंसान से। अब देखिए 2 बार सीमा का मतलब है इस प्रकार से राजस्थान का मैप है, इससे तो नहीं है, दोबारा देखते हैं। अब देखिए राजस्थान के अंदर 2 जिले कौन से, एक तो इधर पड़ता है अपना कोटा जिला और एक जिला पड़ता है इधर है चित्तौड़गढ़ जिला। कोटा जिला आप जब भी आप मैप में देखते हो तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बूंदी, लेकिन कोटा यहाँ पर इस प्रकार से यू फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश ये इधर से भी सीमा बना रहा है और ये इधर से भी सीमा बना रहा है। चित्तौड़गढ़ एक तो इधर वाले भाग में और इसका एक भाग कहलाता है जिससे बोलते हैं भैंसरोडगढ़ इधर से भी चित्तौड़गढ़ सीमा बना रहा है और यहाँ से भी सीमा बना रहा है। इस प्रकार से 2 राजस्थान के जिले जो क्या है, 2 राजस्थान के ऐसे जिले जो किसी भी राज्य के साथ में 2 बार सीमा बना रहे हैं, तो वो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो कोटा और कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। वो थोड़ा सा मैंने पहले जो वर्गीकरण आपको बताया था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, मिस्टेक तो होती रहती है, बहुत बार होती है मिस्टेक भाई। अब देखिए निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है,
तीन सही है, एक है। कांठल प्रतापगढ़ को बोला जाता है, सही बात है। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ के अंदर तटवर्ती जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? काठल बोलते हैं। माही नदी राजस्थान में 2 ही जिलों से बहती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है भाई। बाकर सिरोही में, सिरोही जिले के अंदर जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां होती है उसको क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है। बाकर के अलावा अलग अलग जो पठार है जैसे भूमट, बोराट, ये अलग है, लेकिन बाकर क्या है? सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां उनको क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है। ये भी बात सही है। मेवल, मेवल याद रखिएगा, राजसमंद में कभी भी मेवल वेवल नहीं है। मेवल क्या होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, उसके अंदर जो भूमट भील जनजाति रहती है और वहां पर है जो पठारी क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? मेवल बोला जाता है। गिरवा क्या है? उदयपुर शहर के चारों तरफ जो अर्धचंद्राकार या फिर जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है उसको क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ये क्या है? असुमेलित है। ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ प्रदेश का भाग नहीं है? वागड़ प्रदेश अब कौन सा आ जाएगा? तो वागड़ प्रदेश मैंने आपको बता रखा है भाई, जो दक्षिण राजस्थान है, जो दक्षिणी राजस्थान है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, अरे यार मैं सावल बन गया, तुम शान ले। जो दक्षिणी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र, उसको तो बोलते हैं क्या? वागड़। वागड़ कौन सा? वह वर्षा वाला। ठीक है। लेकिन जो ये बकरी वाला जो बांगर है, ये कहां पर है? जो चूरू, नागौर, सीकर वाला, ये क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। इस बागर का धनी, बांगर का धनी किसको बोलते हैं? नरड़ के पीर को। और इस बागर का धनी किसको बोलते हैं? संत मावजी को। तो अब इसके अंदर इसका जो प्रदेश का भाग नहीं है, तो गोडवाड़ क्षेत्र है, ये तो इधर वाले जालोर वाले इधर आ जाएगा। खेराड़ है, ये इधर भीलवाड़ा क्षेत्र में आ जाएगा। गग्गर और शेखावाटी, ये दोनों क्या है? इधर इस वागड़ वाले क्षेत्र में आते हैं। तो गग्गर है, ये तो गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ही जिलों में विस्तार है, लेकिन शेखावाटी का 3 जिलों में विस्तार है। इसलिए होते ए भी होता तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों ही होते हैं, बट इसके अंदर सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कहां पर है? शेखावाटी प्रदेश में। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे बताओ मास्टर जी, आगे बताओ, आगे भी बता देंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे छोटा भौगोलिक उपभाग कौन सा है? अब भौगोलिक आप ध्यान रखना, राजस्थान के फिजिकल डिवाइडेशन 4 पार्ट में हो रखा है, थार मरुस्थल, अरावली, पुरी मैदान और आरुति का पठार। ये तो क्या है? एक पूरा भौतिक प्रदेश है, बट इनके भी कुछ क्या है? सब्सटेंस जो अलग अलग इनका वर्गीकरण है। जैसे थार का मरुस्थल है उसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क, अर्धशुष्क को 4 भाग में कर रखा है, जैसे गग्गर है, शेखावाटी है, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश है। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे भाग है, जो उप भौतिक विभाग है, उनमें सबसे छोटा कौन सा कहलाता है? तो उनके अंदर याद रखिए जो मध्य अरावली है, ये मध्य अरावली क्या कहलाता है? सबसे छोटा भाग कहलाता है, जिसके अंदर एक ही जिले में विस्तार है, और वो एक जिला कौन सा? मेर कहलाता है। वो एक जिला कहलाता है अजमेर। इस अजमेर के अंदर क्या कहलाता है? ये सबसे छोटा भौतिक है उप विभाग कहलाता है। ठीक है भाई। आगे चलो, आगे भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील, कौन सी झील जिला युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान के 4 झील दे रखी है, 4 इनके जिले दे रखे हैं। ऐसा कौन सा जिला है वो उस झील के अंदर स्थित नहीं होगा? तो देखिए, रेवासा, रेवासा झील सीकर में पड़ती है, ये बिल्कुल बात सही है। तलवाड़ा, तलवाड़ा झील याद रखिएगा, तलवाड़ा झील एक किधर है? एक तो तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, और एक तलवाड़ा स्थान इधर बांसवाड़ा में हो जाएगा, तो इधर भी हो जाएगी। कनक सागर झील, कनक सागर झील किधर? बूंदी में है। लेकिन याद रखिएगा जो गेब सागर झील है, गेब सागर झील कभी भी डूंगरपुर उदयपुर में नहीं है। गेब सागर झील कौन सी पुर में कहलाती है? ये तो डूंगरपुर में कहलाती है, और ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील कहलाती है। कौन सी? गेब सागर झील। तो ये इसका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल उत्तरी अरावली में नहीं है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम है वो उत्तरी अरावली में स्थित नहीं हो जाएगा? तो उत्तरी अरावली में आपको पता है भाई, इस 4 नदियां दे रखी है, इसका अगर आपको उद्गम स्थल याद है, जैसे साबी नदी, साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, जयपुर उत्तरी अरावली में आता है, बिल्कुल बात सही है। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी है, इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले से, ये भी बात बिल्कुल सही है। अलवरी उत्तरी अरावली में आता है, साबी नदी जयपुर भी उत्तरी अरावली में आता है। कांतली नदी, कांतली नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? सीकर के अंदर होता है, खंडेला की पहाड़ियों से, यह भी उत्तरी अरावली में आता है। बट जो रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर में, और अजमेर कौन से प्रदेश में आ जाता है? मध्य अरावली में आ जाता है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रूपनगढ़ नदी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल उत्तरी अरावली में नहीं है? तो यह नदी कौन सी हो जाएगी? रूपनगढ़ नदी हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है चीजें। आपके लिए साथियों इतनी ज्यादा मेहनत करें तो आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पूरा दिल लगाकर इस चीज को पढ़ो। और एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना है,
वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल का युग्म नहीं है। भाई चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल में शामिल नहीं है। तो खरीफ की फसल आपको पता है भाई ये जून जुलाई के अंदर आसपास के अंदर ये बोई जाती है, मई से जून के बीच में बोई जाती है और आगे जाकर अक्टूबर नवंबर में इसको काट दिया जाता है। तो वर्तमान में देखिए आप कौन सी फसलें चल रही है, जैसे खेतों के अंदर जो नरमा कपास रुई वगैरह ये है, उसके बाद मक्की की फसल होती है, मूंगफली होती है, गवार होता है। तो ये फसलें सारी की सारी को, जैसे धान होता है, ये सारी की सारी खरीफ की है। तो मक्का हो जाएगा, खरीफ की फसल का युग्म नहीं है। अगर एक भी गलत है तो पूरा ऑप्शन गलत होगा, ये नहीं होगा मक्का। मूंगफली वर्तमान में बोई है, ये भी नहीं हो जाएगा। कपास वर्तमान में बोई, ये भी नहीं होगा। तो अब ऑटोमेटिकली कौन सा बच गया, 3 नंबर ऑप्शन बच गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तारा मीरा और अलसी ये किसकी फसल है, रबी की फसल कहलाती है, तो इसका ये सही आंसर है। चौथा अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो बांध जिला है उसका असम्मिलित युग्म है, यानी कि 4 बांध आपको दे रखे हैं, ऐसा कौन सा बांध है जो उस जिले के अंदर स्थित नहीं है। तो सबसे पहला देखिए जाखम बांध, ये प्रतापगढ़ में, सही बात है। और मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। मोती झील बांध ये कहां पर है, भरतपुर में। बट याद रखिएगा जो सोम का अकदर बांध या फिर जो सोम का अकदर परियोजना है वो डूंगरपुर में नहीं है। सोम का अकदर परियोजना कहां पर है, उदयपुर में। डूंगरपुर में याद रखिएगा सोम कमला अंबा परियोजना है, वो कौन से जिले में पड़ती है, वो तो पड़ती है डूंगरपुर में। लेकिन जो सोम का अकदर परियोजना है वो कौन से जिले में हो जाएगी, उदयपुर जिले में। इसलिए इसका क्या कहलाता है, सही आंसर है। अब जो बात आई गई है तो बातों ही बातों में बातें बता दी जाती है। तो क्या बातें बताएं, बांधों के बारे में 4-5 फैक्ट बता रहा हूं, मैं बोल के बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा। अगर आपको है इतनी जो मान लीजिए फुर्सत है तो आप लिख लेना, चाहे आप इसको याद रख लेना। राजस्थान का आपसे पूछे सबसे लंबा बांध, तो वो हो जाएगा माही बजाज सागर बांध, 3109 मीटर इसकी लंबाई है, जो कौन से जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध वो कहलाता है जाखम बांध, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, 81 मीटर उसकी ऊंचाई है। फिर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम बांध, तो वो हो जाएगा कौन सा, जो बिसल देव बांध है, वो कहां पर है, टोंक जिले के अंदर स्थित हो जाएगा, जिसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। कौन सी नदी के ऊपर, बनास नदी के ऊपर। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम बांध हो जाएगा। फिर आपसे पूछे कि जो पश्चिमी राजस्थान या फिर जो मारवाड़ का जो सबसे बड़ा बांध है, तो वो कौन सा बांध कहलाता है, जाखम बांध कहलाता है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, जो जोवाई नदी के ऊपर बना हुआ है। फिर आपसे पूछे कि राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे जो बड़ा बांध है, तो वो बांध कौन सा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध है, जो राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जो राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो मैंने 5 फैक्ट आपको बताए, और 500 फैक्ट क्या है, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों आप इस चीजों को बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपके एग्जाम में मान के चलना, बहुत ज्यादा आपको इससे क्या होगा, फायदा मिलेगा। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसका सीधा सा आंसर बता रहा हूं। जो AW है, AW जलवायु है, AW जलवायु के अंदर बूंदी नामक जिला ये स्थित है, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 4 नंबर है। ये आपने जिले कर रखे भाई, कोपेन है, इसने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था 4 पार्ट में, BWSW, BSSW, CWG, AW। इनमें राजस्थान में ढेरों सारी जिले सारे अलग अलग पार्ट में, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर है। अगला देखिए, अगला है, हाँ अगला हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण, कौन सी सभ्यता, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं, तो ऐसी सभ्यता कौन सी हो जाएगी, बेराट। बेराट आपको पता है जयपुर में स्थित सभ्यता है, मौर्य सभ्यता की प्राप्त हुई है यहाँ पर है। उसके अलावा बौद्ध धर्म के भी यहाँ पर जो क्या मिलते हैं, यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। भीम डूंगरी, बिजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी, इन 3 पहाड़ियों पर इसका क्या होता है, इसका उत्खनन का कार्य होता है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता कहलाती है, तो ऐसी सभ्यता कहलाती है ये बेराट सभ्यता। अगली देखिए, अगला प्रश्न है नेक्स्ट है राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा ने किसके सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या की थी। अब याद रखिएगा साथियों, अपना जो फाइटरमैन का नाम क्या है, राणा कुंभा। राणा कुंभा जब मेवाड़ का शासक बना था, इसका बापू का नाम था राणा मोक्कल। राणा मोक्कल की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है चाचा और मेरा के द्वारा। कुंभा जब ये शासक बना था, कुंभा के सामने 2 ही टारगेट थे। एक तो क्या था, एक तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना, और एक था 1 अक्टूबर को RS का प्री पास करना। ये टारगेट नहीं थी मित्रों, इसका टारगेट क्या था, एक तो पिता के हत्यारों का बदला लेना, और एक मेवाड़ में से राठौड़ों के प्रभाव को खत्म करना। तो इसने सबसे पहला जो इसका टारगेट था वो पूरा कर लिया था। चाचा और मेरा को इसको पराजित किया था, कौन सी सारंगपुर का जो युद्ध होता है उसके खिलाफ में,
ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो राणा कुंभा है, इसने मेवाड़ के अंदर जो राठौड़ों का जो बढ़ता प्रभाव था, इसको कम करने के लिए क्या होता है, जो एक रणमल राठौड़ नाम का व्यक्ति होता है, जिसका पुत्र कौन है, राणा जोधा, राव जोधा था। राव जोधा आपको पता है मेहरानगढ़ दुर्ग का नींव करवाता है और वास्तविक संस्थापक कहलाता है मेवाड़, जो मारवाड़ का राठौड़ राजवंश है उसका। तो रणमल राठौड़ की क्या करता है, ये हत्या करवाता है। अब हत्या है वो सीधा तो इसके मर्डर कर नहीं सकता, तो इसने राणा कुंभा ने क्या किया था, कूटनीति बनाई थी। राणा कुंभा जानता था जो रणमल राठौड़ है, इसका जो रणमल राठौड़ है, इसका जो अफेयर है वो किसके साथ में चल रहा है, वो बारमली के साथ में चल रहा है। और बारमली को राणा कुंभा जानता था। और बारमली क्या होती है, राणा कुंभा के महलों में रहती थी, इनके क्योंकि इनकी शरण में रहती थी। तो एक बार क्या होता है, राणा कुंभा वो बारमली के पास में जाते हैं और बारमली से हाय लेता है, हाय बारू कैसी है, क्या कर रही है। तो बारू कहती है बढ़िया हूँ कुंभा, तू कैसा है, बहुत दिनों के बाद में, आज तो चांद की कौन सी दिशा के अंदर उगा है भाई, आज तू मेरे पास में है। उसने कहा चांद तो जिस दिशा में हमेशा उगता है उसी दिशा में उगा है, ठीक है, तू बता तेरे हाल चाल क्या है। इसने कहा मैं तो ठीक हूँ। राणा कुंभा ने कहा बारमली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो इससे जब बात की तो बारमली क्या होती है, फीलिंग में आ जाती है, भाई क्या कहना चाहता है। तो बारमली कुंभा के पास में आती है और कहती है कुंभू प्लीज हरी अप, व्हाट इज टॉक टू मी, क्या बात करना चाहते हो आप मेरे से। तो कुंभा ने कहा ज्यादा यू फील वील मत ले तू, तो मैं तेरे से क्या कहना चाहता हूँ यही है, तू जीना चाहती है क्या। इसने कहा जीना तो चाहती हूँ, अगर जीना चाहती है तो रणमल राठौड़ है, इसको क्या देना होगा, तेरे को जहर देना होगा और इसकी हत्या करने के अंदर मेरी हेल्प करनी होगी। इसने कहा सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बारमल इस रणमल राठौड़ से क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। इसने कहा प्रेम करती है तो अपने देख ले भाई, प्रेम है, प्रेम ठीक बढ़िया बात है, लेकिन तू ही नहीं रहेगी तो प्रेम किसके साथ में गिरेगी। तो कुंभा इसको एक दो बार धमकी देता है, तो ये क्या हो जाती है, डर जाती है। और उसके बाद में कुंभा की ये क्या करती है, सहायता करती है इस रणमल राठौड़ की हत्या करवाने में। तो शाम के टाइम में रणमल आता है, ठीक है, और शाम के टाइम में रणमल आता है और इसके पास में बैठते हैं भाई, डोलामारू का एक अदिया लेकर आता है और दोनों पेंग वेग चल रहे हैं। तो उसके बाद में कहता है बस बारू मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है, ये दुनिया पित्तल दी है, पिया मिया करके दो तीन मोटा मोटा डायलॉग मारा है। तो उसके बाद में क्या होता है, बारमली है इसको शराब के अंदर जहर डालकर इसको दे देती है और उसके बाद में रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो राणा कुंभा ने किसके सहयोग से इसकी हत्या की थी, बारमली के सहयोग से इसने हत्या की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस राजपुताना के शासक के लिए सिवाना भद्राजुन जालोर संकटकालीन शरणस्थली रही थे। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था, उसका नाम हो जाएगा राव चंद्र सेन। याद रखिएगा जैसे राणा प्रताप महान थे जिसने अकबर की नीयता कभी स्वीकार नहीं की थी, तो उसी प्रकार राव चंद्र सेन जी है, इनको भी क्या कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। प्रताप के बारे में तो ढेरों सारी आपको इतिहास के अंदर घटनाएं मिल जाएंगी, लेकिन चंद्रसेन के बारे में आपको बहुत ज्यादा इतना लिखा हुआ नहीं मिलता है, इसलिए इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। और इन्होंने अकबर के खिलाफ अधीनता स्वीकार न करके इन्होंने पत्थरों को और दर दर की ठोकरें खाना मंजूर की थी, लेकिन इसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए ये अकबर से क्या होता है, बचकर भागने के लिए सिवाना बाड़मेर भद्राजुन जालोर में क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। और ये राव चंद्रसेन इनकी क्या कहलाती है, संकटकालीन राजधानी। अगला देखिए, राजपुताना का ऐसा शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। ये तो बहुत बार आपको बता दिया। तो ऐसा शासक कौन था, मोटा, हाँ ऐसा राजा था बारमल। हाँ तो ऐसा राजा कौन था, उस राजा का नाम था राजा बारमल। राजा बारमल क्या करता है 1562 के अंदर मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है और अपनी जो पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई या फिर हरकूबाई, उसका अकबर के साथ में क्या करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और राजस्थान का प्रथम ऐसा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की थी और उसके साथ में इनके साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। और ऐसा शासक कौन था, राजा बारमल था। अगला देखिए, अगला हो जाएगा, अरे रुक करिए, हाँ ठीक है। 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति थी। भाई मेवाड़ के जो राणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे, इनकी जो क्रांति थी उस दौरान में इनकी क्या नीति थी। राजस्थान के जितने भी शासक थे उनकी एक नीति थी, क्योंकि उन्होंने 1817-18 के अंदर एक नीति आई थी अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जिसका नाम था आश्रित पार्थीकरण की संधि या फिर सहायक संधि। वो सभी अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में कर की थी, जिसके अकॉर्डिंग राजा को अंग्रेजों के साथ देना ही होता था, मजबूरी थी इनकी, क्योंकि अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दे रखी थी। तो ये सीधी सी बात, इनका साथ तो देंगे। तो क्रांतिकारियों की सहयोग तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्रांति के प्रति अपेक्षा अंग्रेजों के प्रति सहयोग की स्वयं। तो ये मेवाड़ के महाराणा थे, इनकी 1857 की क्रांति के दौरान थी अंग्रेजों के प्रति सहयोग की, अंग्रेजों का सहयोग भी किया था। मेवाड़ का महाराणा तो आपको पता है, जब एक जो इधर वो देवली छावनी है, वहां से जो 40 परिवार है इनको
जब ये कोटा के जंगलों में छोड़ देते हैं क्रांतिकारी, तो उसके बाद में मेवाड़ का महाराणा है वो डूंगला गांव का जूगा राम नाम किसान था, उसके घर पर शरण लेता है। तो उसके बाद में ये मेवाड़ का महाराणा जाता है, इन 40 परिवारों को लेकर जग मंदिर के अंदर ठहराता है, उनकी आवभगत करता है और इनको शरण देता है। तो ये मेवाड़ का महाराणा है, ये अंग्रेजों के प्रति सहयोग की क्या थी, इनकी एक ये भावना थी। इसी कारण जो 1857 की क्रांति उसके अंदर है, जो मतलब इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी। अगर राजस्थान के राजा या फिर भारतवर्ष के जितने भी राजा वो क्रांतिकारी सहयोग कर देते, तो आज जो भारत का इतिहास है वो अलग ही होता। तो अपन जो 1947 में जो अपन को आजादी मिली है वो आज से 100 साल पहले मिल जाती, 200 साल पहले। राजस्थान के एकीकरण के दौरान किस चरण का नाम संयुक्त वृहद राजस्थान मिलता है? अभी मैंने 5-10 मिनट पहले ये रामलीला ये सारी बताई थी भाई, कौन कौन से चरण का क्या क्या नाम मिलता है। तो संयुक्त वृहद राजस्थान है, तो ये कौन से चरण के अंदर मिलता है? संयुक्त राजस्थान तीसरे में, वृहद राजस्थान चौथे में, और संयुक्त वृहद ये मिलता है 5वें चरण में। तो ये 5वें हो जाएगा, संयुक्त वृहद 6वें में, संयुक्त वृहद। तो अगला देखिए, अगला है लास्ट क्वेश्चन है 25वां। अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? अमरदास बैरागी के नाम से किसी प्रताप सिंह बारट को नहीं, विजय सिंह पति को नहीं, उपदेश कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा शासक है? जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट क्या होता है? 1912 के अंदर लॉर्ड होल्डिंग बम कांड होता है। इनके जो क्रांतिकारी के गुरु कहलाते हैं अर्जुनलाल सेठी। क्योंकि जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट ये आपस में चाचा भतीजा थे। विजय जो सेंटर के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिसका क्या नाम था? भगत सिंह के गुरु हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है व्यक्ति क्रांतिकारी बन जाता है, उसका नाम क्या है? चलो कोई याद नहीं है। जोरावर सिंह बारट है। इस जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है राजस्थान के अंदर जो अमरदास बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। ये जब लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था उस दौरान क्या होता है, अंग्रेजों से ये जिंदा नहीं पकड़े गए थे और ये क्या हो जाते हैं? अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद भी इन्होंने अपना नाम बदलकर और गाड़ी वाड़ी बढ़ाकर अमरदास बैरागी नाम रख लिया था, और जीवन भर ये क्या रहते? फरार ही रहते, कभी भी ये अंग्रेजों के हाथ नहीं चढ़े थे। ऐसा शासक कौन था? ऐसा महान क्रांतिकारी कौन था? जोरावर सिंह बारट। तो इस प्रकार से अपने राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है इसके एक एक करके प्रश्न है सारे के सारे कवर कर लिए। तो आपका क्या सभी का थैंक यू। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।